दस्तावेज ये बताते हैं कि जमींदारों को पुख्ता करने के लिए, अर्थात जमींदारों की नींव, उनके आधार को मजबूत करने के लिए भी प्रयास होते रहे। एक तो यही था कि वो वंशानुगत व्यवस्था रहे तो अच्छी रहेगी, क्योंकि यदि हम जमींदार हैं तो हमारे जीवन यापन की शैली भी हमारी एक अलग रहेगी, हमारा शासन से रिश्ता भी एक अलग तरीके से रहेगा, हमारे संबंध ग्रामीण समाज के अन्य वर्ग के लोगों से एक अलग ढंग का रहेगा। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी था, ऐसा आवश्यक समझा जा रहा था कि इनकी नींव को पुख्ता किया जाए, मजबूत किया जाए। और ये प्रक्रिया बड़ी धीमी थी। ऐसा नहीं है कि अचानक जमींदार बने और अचानक आपको जमींदारी के सारे अधिकार और व्यवस्था समझ में आ गई और लोगों ने आपको उस रूप में देखना तुरंत शुरू कर दिया। ये समय लगता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो उस समय के जो स्रोत हैं, उस समय की जो ग्रंथ हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि उनको पुख्ता करने की प्रतिक्रिया बड़ी धीमी थी, लेकिन पुख्ता करने के कई तरीके भी थे जो जमींदार समय समय पर अख्तियार करते थे। उन तरीकों में जैसे नई ज़मीनों में बसाहट, नई ज़मीनों में बसाकर अधिकारों का हस्तांतरण करना और अधिकारों के हस्तांतरण के द्वारा राज्य आदेश द्वारा या खरीद के द्वारा, तो जो शासन जो नई ज़मीन बसाता था, जिसमें अपना आदेश निकालता था, ज़मीनों के अधिकार देता था और उसके साथ ही इनके हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक कानूनी जामा भी देता था। और ऐसा करते हुए शासन ये सुनिश्चित करता था कि ज़मींदारी व्यवस्था एक स्वीकृत व्यवस्था, सर्वसम्मत तो नहीं, एक स्वीकृत व्यवस्था हो, सबके द्वारा जिसे मानी गई हो। तो इसलिए इनको पुख्ता करने के कई उपाय किए गए। जमींदारों को मजबूत नींव देने के लिए उपाय तो किए गए, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी थी, पर सुनिश्चित रूप से ये प्रक्रिया चलती रही सतत रूप से और उसका प्रभाव, परिवर्तन का प्रभाव दिखने लगा। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत निचली जाति के लोग, उनको फायदा हुआ, वे लोग भी जमींदार बनने लगे, क्योंकि जहाँ नई बसाहट हो रही है वहाँ पर जो लोग इच्छुक लोग थे वे बोली लगाकर कुछ ज़मीन अपने नाम से कर सकते थे। क्योंकि इन काल में जमींदारों के जो जमींदारियाँ थीं वो खुलेआम खरीदी बेची जाने लगी, और खरीदने बेचने की प्रक्रिया खुलेआम और इतनी सामान्य होने का कारण यही था कि जो नीलामी होती थी वो नीलामी से होने वाली आय एक तरीके से अतिरिक्त आय हो जाती थी। और कई बार तो इसलिए भी नीलामी होती थी क्योंकि किसान या जमींदार बहुत बार समय पर कर देने में असमर्थ हो जाता था, लगान देने में असमर्थ हो जाता था, जो उस समाज में काफ़ी कुछ होता रहा हो, काफ़ी बार होता रहा होगा। तो ये खरीदने बेचने की प्रक्रिया का फ़ायदा निचली जाति के लोगों को मिला, और इस प्रकार अनेक कारणों से संयोजन ने इन परिवार आधारित जमींदारी प्रथा को मजबूत किया, उसको पुख्ता किया। राजपूत, जाट, इन्होंने इस तरह की रणनीति का बहुत अनुसरण किया। रणनीति इसलिए कि इसी बहाने वे लोग नए क्षेत्रों में बसाहट कर रहे थे और बड़ी बड़ी पट्टियों पर उन्होंने अपना एक तरीके से अधिकार जमा लिया था। जब भी ज़मीन की नीलामी होती थी, बिक्री होती थी, तो सामान्यतया उच्च वर्ग के या इस तरह के ज़मींदार अधिकतम बोली लगाकर पूरे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने लंबी लंबी ज़मीनों के पट्टे लिए और उसे अपने नाम से कर लिया, अपना नियंत्रण स्थापित किया। मध्य बंगाल, दक्षिणी बंगाल, उसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने सदगोपों की चर्चा की थी, जो एक तरीके से चरवाहे होते थे। ये सदगोप भी समय के साथ साथ इनमें से कुछ लोगों ने ज़मींदारी ले ली, ज़मींदारियों को खरीदा और उसके अपने मजीद अपनी स्थिति उन्होंने
काफ़ी मजबूत की। ज़मींदारों ने भी खेतीहरों को खेती के लिए ज़मीन दी। तो ये सदगोपों के अतिरिक्त हम देखते हैं कि ज़मींदार भी जो थे वे नई बसाहट फैलाकर, नई व्यवस्था करके ज़मीन को कृषि योग्य बनाने के बाद वहाँ पर खेतीहरों को उपकरण, उधार और उसे बनाने के लिए, ज़मीनों को बसाहट के लिए बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ कालांतर में ज़मींदारों की भूमिका बदली, ज़मींदार का प्रभाव बढ़ा और ज़मींदारों का वर्चस्व भी बढ़ा। ये बात तो सही है कि ज़मींदारों की गणना शोषण करने वाले लोगों में की जाती, यानी शोषक। जब भी हम ज़मींदार शब्द बोलते हैं तो ऐसी भावना आती है कि वे निश्चित रूप से समाज के या कृषि वर्ग के शोषक रहे होंगे, परंतु किसानों से संबंध पारंपरिक पैतृकवाद और संरक्षण जैसी भावना के कारण मधुर बने रहे। मैं पुनः इस बात को बताना चाहूँगा कि ये पारंपरिक पैतृकवाद अर्थात इन ज़मींदारों ने अपने मातहत आए हुए किसानों, अपने मातहत कार्य करने वाले किसानों के साथ एक पैतृक भावना के साथ काम किया और एक तरीके से संरक्षण देकर काम किया। उनको वो प्रोटेक्ट करते थे। उसका कारण क्या था कि ज़मींदारों को मालूम था कि किसानों को खुश रखने में ही हमारी भलाई है। यदि किसान खुश तो किसान वहाँ स्थायी रूप से रहेगा, वह बाहर नहीं जाएगा, गांव छोड़कर किसी तरह का विद्रोह या विरोध नहीं करेगा और उत्पादन में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। कृषि उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में अपनी पूरी ताकत लगाएगा ताकि लगान ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और इसी में ज़मींदारों की भी खुशी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पैतृकवाद और संरक्षण, ज़मींदारों के इस रवैये ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन किसानों के साथ अच्छे संबंध बनाने में। इस बात की पुष्टि कि उनके संबंध अच्छे थे, किसानों और ज़मींदार के संबंध अच्छे थे, दो आधारों पे, दो पहलुओं पर की जा सकती है। पहला कि भक्ति आंदोलन में जो संत हुए, तत्कालीन समाज जो था वह उस समय भक्ति आंदोलन भी जोरों पर था। एक और जहां मुगल सत्ता शासन कर रही थी और आर्थिक पहलुओं पर काफ़ी परिवर्तन ला रही थी, दूसरी ओर धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक बदलाव भी उसी काल में सबसे ज़्यादा देखे गए क्योंकि वो भक्ति काल था। और भक्ति काल के संतों ने जिस तरीके से जाति प्रथा पर हमला किया, जिस तरीके से उन्होंने जातिगत असमानताओं और अत्याचारों पर धावा बोला, उसका असर इन ज़मींदारों पर निश्चित रूप से पड़ा होगा। कम से कम उनके दिमाग में ये बात तो आई होगी, संतों की ये बातें जिस पर वो जाति प्रथा के खिलाफत कर रहे हैं शायद समुचित है और इस प्रकार कुछ नरमी इन्होंने दिखाई होगी। ज़मींदारों का जो व्यवहार नरम रहा होगा, ऐसा बहुत से उदाहरण हैं। ये जो संत थे इन्होंने कभी भी अपनी बातों में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि किसानों का शोषण इन ज़मींदारों द्वारा किया जा रहा था या उनका अत्याचार हो रहा था। ये ऐसा दिखाई नहीं देता, कम से कम संतों की वाणी से, संतों की बातचीत से। इसका अभिप्राय ये है, इसका अर्थ ये है कि दोनों के संबंध ज़मींदार और किसानों के मधुर और अच्छे रहे होंगे। दूसरा पहलू, दूसरी बात जो है कि उस समय के ग्रंथों में, उस समय की रचनाओं में किसानों द्वारा ज़मींदारों के प्रति विद्रोह के लगभग नहीं के बराबर उदाहरण मिलते हैं। सच्चाई तो यह है कि इस काल में यानी 17वीं शताब्दी में
बहुत बड़ी संख्या में किसान विद्रोह हुए, लेकिन ध्यान देने बात है वो ये है कि ये मूलतः ये विद्रोह राज्य के विरुद्ध आयोजित किए गए थे। तो पहली बात तो ये तय होती है कि विद्रोह हुए किसानों के द्वारा। दूसरा बिंदु, किसानों के द्वारा तय हुए तो ये मूल रूप से राज्य के विरुद्ध थे, यानी और किसी के विरुद्ध नहीं। यहाँ इशारा इस बात पर है कि जमींदारों के विरुद्ध हम ऐसे बहुत ही कम उदाहरण देखते हैं जहां विद्रोह हुआ हो, किसानों ने विद्रोह किया हो। इसके क्या कारण रहे होंगे ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हमको केवल ये याद रखना है कि तत्कालीन समाज में किसानों का विद्रोह राज्य के प्रति था। नंबर 3 बात जो आपको याद रखनी है, तो फिर विद्रोह राज्य के प्रति था लेकिन जमींदारों के प्रति नहीं था, ये ऐसा कैसे? तो याद रखिए कि ये राज्य के विरोध में या राज्य के प्रति ये विद्रोह जो था वह एक तरीके से स्पॉन्सर्ड विद्रोह था, एक तरीके से आयोजित विद्रोह था। आयोजित विद्रोह मतलब किसी न किसी के द्वारा ये लोग उकसाए जाते थे, विद्रोह करने का जो क्षतिपूर्ति थी उसकी भरपाई भी करते थे, विद्रोह करने की प्रेरणा भी देते थे और उसकी व्यवस्था भी करते थे। संभावना है कि ऐसा प्रायोजित करने वाले लोग जमींदार ही रहे होंगे, जो राजाओं के विरुद्ध जब तब विरोध करने के लिए किसान बल का सहारा लेते थे, क्योंकि यही किसान तो उनके सेना का भी अंग हुआ करते थे। इस प्रकार हम ये बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि जो अकबर के काल में जो जमींदारी विद्रोह के जो हम 144 मामले देखते हैं, 144 144 मामले विद्रोह के हैं अकबर के ही काल में, लेकिन ये सब जमींदारों के विद्रोह हैं। जमींदार जोर तलब का उल्लेख मिलता है इस काल के दस्तावेजों में, और इस शब्द का उपयोग उन जमींदारों के लिए किया जाता था जिनसे राजस्व की वसूली जोर जबरदस्ती से ही की जा सकती थी। तो इस प्रकार ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि किसानों और जमींदारों के बीच में संबंध अच्छे थे। जमींदार कई बार विद्रोह के लिए प्रेरित होते थे और वे किसानों की मदद से विद्रोह करते थे, जिनका उल्लेख मिलता है। और ऐसा लगता है कि अकबर के काल में ही स्वयं लगभग 144 छोटे मोटे विद्रोह, सभी तरह के विद्रोह हुए होंगे, लेकिन ये सब जमींदारों के द्वारा। इस तरह ये कहना उचित होगा कि मुगल काल में जमींदारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। पुनः संक्षिप्त में 3 बातें। पहली बात, वे लोग राजस्व कर इकट्ठा करते थे इसलिए मजबूत थे। दूसरा, वे स्वयं 15, 20 से 30% कर अपने पास रखते थे और उस पर ऐशो आराम करते थे, यानी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। तीसरा, उनके पास सैनिक ताकत थी। चौथा, वे जब तब जमीन छीन सकते थे, हाँ, राजाओं की अनुमति के बिना नहीं। और पांचवा, वे लोग इतने ताकतवर थे कि अनेकों उदाहरण हमको उनके द्वारा किए गए विद्रोह के मिलते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से इन्होंने एक तरीके से प्रायोजित किया था और किसानों को उकसाया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जमींदार इस काल के बड़े ताकतवर स्तंभ थे और किसानों से उनके संबंध बहुत सद्भावनापूर्ण थे, और इसीलिए ये संभव हो पाया कि कृषि का उत्पादन सतत रूप से बढ़ता रहा। किसान को क्या फायदा था कृषि उत्पादन को बढ़ाने में? कि उसकी आय बढ़ेगी, कि उसके पास जो खाद्यान्न है उसकी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन पे जो कर लगाया गया था राजस्व, वह तो निश्चित था। तो जो भी अतिरिक्त होगा वह किसान को मिलता था। इसलिए किसान ज्यादा उत्पादन पे रुचि रखते थे। जहां तक जमींदार की बात है, उनकी रुचि इसलिए ज्यादा थी क्योंकि जितना उत्पादन होगा उनके स्वयं का जो टैक्स कलेक्शन है, जो कर को इकट्ठा करने का, कर वसूलने का जो उनके पास जो ताकत है, उसमें और ज्यादा कर आएगा। तो इस प्रकार किसान और जमींदार दोनों इस बात में
समान रुचि रखते थे कि उत्पादन बढ़े, और इसीलिए उस काल में हम देखते हैं भरपूर उत्पादन होता था, बहुत उत्पादन होता था। अर्थात कि इस काल में जमींदारों ने संभवतः किसानों को विद्रोह का अनुभव नहीं किया होगा। यदि ऐसा था, जैसा कि ग्रंथों से परिलक्षित होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसानों के संबंध जमींदारों से अच्छे रहे होंगे। जमींदारों ने व्यवस्था पूर्वक ही सही, लेकिन अपने संबंध किसानों के साथ मधुर रखे होंगे। और जो भी अन्य तरह के विद्रोह हुए, जिसकी मैंने पहले चर्चा की है, लगभग 144 विद्रोह का मैंने जिक्र किया है, ये सभी विद्रोह जमींदारों द्वारा शासन के प्रति थे और उसमें किसानों का सहयोग था। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जमींदार और किसान के संबंध मधुर रहे होंगे।